हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयनिक स्ट्रेंथ और डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ। इसलिए जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है A इज प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पर अगर हम बात करें A की, तो A जो है वो उसको हम कह सकते हैं एक्टिविटी। क्या कह सकते हैं? एक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हो एक्टिव मास। क्या कह सकते हो? एक्टिव मास। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, वहां पर हमने देखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। तो एक्टिव मास जो है वो हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो कितनी कंसंट्रेशन काम में आ रही है, या प्रैक्टिकली उस कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। नॉर्मली जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक्टिव मास की जगह कंसंट्रेशन काम में ले लेते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि एक्टिव मास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और C जो है वो हम थ्योरेटिकल जो कंसंट्रेशन काम में लेते हैं वो है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। A जो है जिसको आप एक्टिविटी कह सकते हो या एक्टिव मास कहते हो। एक्टिव मास का कंसेप्ट कहां पर आता है? आपके लॉ ऑफ मास एक्शन में। C जो है वो आपके थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन है। तो यहां रिलेशन क्या दे रखा है? A इज प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब जो एक्टिविटी है या जो एक्टिव मास है वो किसके प्रोपोर्शनल है? C के। C का मतलब क्या है? यहां पर कंसंट्रेशन। C का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, जिसको हम हिंदी में सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता की जो है, कंसंट्रेशन की जो है, अलग अलग तरह की इकाइयां होती है, या हम उसको अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो यहां पर अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहां पर आएगा कांस्टेंट। तो हमने कांस्टेंट लगाने के बाद क्या लिखा फॉर्मूला? A इक्वल्स टू गामा C। A क्या हो गया? एक्टिविटी या एक्टिविटी या एक्टिव मास। C हो गया कंसंट्रेशन, और गामा जो है उसको हम कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो जो गामा है उसको हम एक्टिविटी कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो यहां पर आपके जो नॉर्मल, अगर हम C की बात करें तो जो कंसंट्रेशन है उसको हम मोलैलिटी में बताते हैं। इस केस की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन को हम किसमें बता रहे हैं? मोलैलिटी में। तो इसलिए मैंने C की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? दूसरा फॉर्मूला अगर हम लिखें तो A इक्वल्स टू गामा M हो गया। दोनों का मतलब एक है। यहां पर हमने क्या कहा? A इक्वल्स टू गामा C। A का मतलब एक्टिव मास या एक्टिविटी इक्वल्स टू गामा। गामा का मतलब क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसको मैं यहां लिख देता हूं। एक्टिविटी कोफिशिएंट किसको कह रहे हैं हम? गामा को। और C का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। अब आगे वाले फॉर्मूले में मैंने ये बता दिया कि जो C आप ले रहे हो कंसंट्रेशन, वो आपको मोलैलिटी में लेनी है। तो ये जो M है ये क्या बता रहा है? मोलैलिटी, मोललता। देखिए मोललता मैंने आपको कई बार बता रखा है सॉल्यूशन में भी और बाद में भी, कि मोललता का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए मोलों की संख्या। किसके? विलय के मोलों की संख्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर आपके फॉर्मूला आ रहा है A इक्वल्स टू गामा C। गामा जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है। तो यहां पर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट में या कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सा रिलेशन है, A इक्वल्स टू गामा C या A इक्वल्स टू गामा M। अब यहां पर मेन बात यह है कि जो गामा की वैल्यू है वो होती क्या है? गामा की वैल्यू आप ध्यान रखना, गामा की वैल्यू आप कह सकते हो 0 से लेके 1 तक होती है। क्या कह सकते हो? गामा की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 1। हालांकि 0 नहीं होती है, और 1 जो है वो भी बहुत रेयर केस में हो सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है गामा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गामा इक्वल्स टू A अपॉन C। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है उसकी वैल्यू या तो C से कम होगी या उसके बराबर होगी। इसका मतलब ये निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिविटी जो है या जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन से नॉर्मली कम आता है, और अगर उसको हम बढ़ाएं या अगर वो मान लीजिए ज़्यादा भी है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? C के बराबर। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा उतने ही गामा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है या जो रेंज है वो है 0 से लेके 1 तक। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और 1 भी कब है? जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो या बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, वहां हम कह सकते हैं गामा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि A इक्वल्स टू गामा C या A इक्वल्स टू गामा M।
ए जो है वो एक्टिव मास है या एक्टिविटी है, गामा जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, सी जो है वो आपके कंसंट्रेशन है, या एम जो है वो आपके मोलैलिटी को बता रहा है। गामा जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है एक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का। अगर गामा की वैल्यू कम है इसका मतलब ए की वैल्यू कम है, और अगर गामा की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ए की वैल्यू ज्यादा है। तो ये सिंपल सी बात थी, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसको आप सिंपल सा ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, ये सिंपल मैंने समझने के लिए कह दिया कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी। अब जब ये आयनाइज होगा तो ये आयनाइज होगा ए प्लस प्लस बी माइनस में, ये किस में आयनाइज होगा, ए प्लस प्लस बी माइनस। तो यहां पर हमने क्या कहा कि अब आपके सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। तो जब आयंस प्रेजेंट है तो अकेला आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में केवल कैटायन हो एनायन हो ही ना, या केवल एनायन हो कैटायन हो ना। तो यहां पर आपको पता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप आयनाइज करोगे तो वहां पर कैटायन और एनायन दोनों बनेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था आरएनएस थ्योरी में कि नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है कैटायन की संख्या ज्यादा हो सकता है एनायन की संख्या ज्यादा हो, लेकिन जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल रहता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। तो यहां पर हमने क्या कहा, मान लीजिए कि A प्लस जो है जिसको हम कह रहे हैं कैटायन है, उसकी एक्टिविटी को हम A प्लस से बता रहे हैं, और जो एनायन है उसकी एक्टिविटी को हम A माइनस से बता रहे हैं। तो यहां पर जब आप एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करोगे तो इसको हमने कहा गामा प्लस और इसको हमने कहा गामा माइनस। तो इनको सेपरेटली ट्रीट करना या सेपरेटली स्टडी करना या सेपरेटली समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि भाई दोनों का हमने मीन ले लिया। क्या ले लिया, मीन। तो वहां पर जब हम मीन लेते हैं तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, और इसकी जगह हम क्या नोटेशन काम में लेते हैं, ए प्लस माइनस एक्टिविटी के लिए और गामा प्लस माइनस मीन एक्टिविटी के लिए, और यह है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये आपके मीन आयनिक एक्टिविटी है और यह है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या है कि मेन थीम क्या है कि अकेले कैटायन एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला एनायन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब हम आयनिक एक्टिविटी की बात करेंगे या आयन के एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वहां पर हम सेपरेट बात ना करके कैटायन और एनायन की, हम क्या कंसेप्ट ले रहे हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे, सीधा सीधा रिलेशन ये दे रखा है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैसे दिया है इसने, यहाँ लिख देता हूँ AX और BY। इसका मतलब जब ये आयनाइज होगा तो कैटायन कितने बनेंगे, X, और एनायन कितने बनेंगे, Y, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है और ये इसको मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये आयनाइज हो रहा है। तो मैंने कहा ये बने XAY माइनस प्लस YBX, सॉरी ये Y प्लस है और ये X माइनस है। अब देखिए Y प्लस और X माइनस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है कि X ये बता रहा है कि भाई कितने कैटायन बनेंगे। इसको आप सिंपली प्लस मान सकते हो कि भाई ये कैटायन है, कितना चार्ज है उसकी हम बात नहीं कर रहे। इसको आप सिंपली माइनस मान सकते हो। तो हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि भाई आयन पे चार्ज कितना होगा। हमने कहा एक कैटायन और एक एनायन है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर AXBY टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पर कैटायन की जो संख्या आएगी वो आएगी X और एनायन की जो संख्या आएगी वो आएगी Y। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर AX और BY टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पर एक्टिविटी में और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होगा वो यहाँ दे रखा है। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो कुछ नहीं, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या कुछ नहीं आता, केवल हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले। तो देखिए क्या रिलेशन है, ए को जो है आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A प्लस माइनस की पावर X प्लस वाई। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, स्टार्टिंग में हमने माना कि भाई इसकी कंसंट्रेशन C है तो एक्टिविटी क्या हो गई A। जब उसको हम आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A इक्वल्स टू A प्लस माइनस की पावर X प्लस वाई इक्वल्स टू, ये तो एक्टिविटी के फॉर्म में हो गया, मीन आयनिक एक्टिविटी के फॉर्म में हो गया।
अब एक्टिविटी कोफिशिएंट के फॉर्म में कैसे होगा, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, x की पावर x, y की पावर y, ब्रैकेट में लिखा हुआ है गामा प्लस माइनस m। हो सकता है वो m की जगह c लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मतलब क्या है, कंसंट्रेशन से है। m का मतलब मोलैलिटी होता है, c का मतलब कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन का टाइप है मोलैलिटी। तो हमने क्या कहा, a इक्वल्स टू a प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई। अब देखिए जरूरी नहीं ये लिखा हुआ हो, डायरेक्ट फॉर्मूला हम a के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y, ब्रैकेट में है गामा प्लस माइनस। गामा प्लस माइनस को हम कह रहे हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट हम किस चीज़ के लिए काम में ले रहे हैं, गामा प्लस माइनस के लिए। साथ में m है और पावर है x प्लस वाई। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, या फिर वो कोई इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है AX और BY, तो वो आप उसका रिलेशन कैसे बताओगे एक्टिविटी का मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ। तो रिलेशन क्या है, a इक्वल्स टू a प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई, ये आपने अलग रख दिया, इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y, ब्रैकेट में क्या है गामा प्लस माइनस m, पावर क्या है x प्लस वाई। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं NaCl। सबसे सिंपल हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, NaCl। अब NaCl की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 और y की वैल्यू क्या हो गई 1। मतलब कैटायन की संख्या कितनी आएगी, इससे 1 आएगी भाई, 1 Na बनेगा जब आप आयनाइज करोगे, और Cl कितने आएंगे 1। तो जब आप NaCl वाला एग्जांपल ले रहे हो तो यहाँ रिलेशन क्या आएगा, a इक्वल्स टू, अब x कितना है 1, 1 की पावर 1 रखोगे 1 ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की पावर मतलब y भी क्या है 1, तो 1 की पावर 1 रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा। अब आपके ब्रैकेट में क्या आएगा, गामा प्लस माइनस m, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये फाइनली आ गया गामा प्लस माइनस m की पावर 2। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग करके पावर लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया गामा प्लस माइनस की पावर 2 m की पावर 2, ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया MgCl2। मैंने एग्जांपल क्या ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, MgCl2। तो इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि कैटायन कितने बनेंगे इससे 1 और एनायन कितना बनेगा 2। तो उस केस में फॉर्मूला क्या आएगा। अब देखिए वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि NaCl के लिए सही फॉर्मूला क्या होगा, एक्टिविटी में और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होगा, तो ये आ जाएगा। तो कॉमन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मान लीजिए MgCl2 है। अब MgCl2 के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ a इक्वल्स टू, तो x को कितना है 1, 1 की पावर 1 लिख देता हूँ मैं, 1 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 2, 2 की पावर 2, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। आप चाहो तो क्रॉस लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन है ये, 2 की पावर 2 ये आपने लिख दिया। अब आप ब्रैकेट में लिखोगे गामा प्लस माइनस m और x प्लस वाई का मतलब 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2, ये आपने लिख दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 की पावर 1 तो 1 ही रह जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 गामा प्लस माइनस m की पावर 3, ये आपके रिलेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक्टिविटी में और मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। या तो सिंपल फॉर्मूला पूछ सकते हैं x और y के फॉर्म में, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट दे के पूछ सकते हैं। तो 2 मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी जो हैं आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे दे रखा आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मेजर होता है, मतलब उससे हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मेजर करते हैं। अब देखिए थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, सीधा सीधा इस पर न्यूमेरिकल आता है। अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है आयनिक स्ट्रेंथ, मतलब ये आयंस की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, आई जो है आयनिक स्ट्रेंथ को बता रहा है इक्वल्स टू हाफ m1z1 स्क्वायर। अब यहाँ पर m1 का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का उसमें जितने भी आयंस हैं, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, जितने भी तरह के हैं, उसमें हमने एक को नंबरिंग दे दी 1। तो आयन 1 जो है उसकी जो मोलैरिटी है, सॉरी मोलैलिटी जो है वो हमने बता रखी है m1 से, और Z जो है वो उस पर चार्ज बता रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। Z क्या है, उस पर चार्ज,
दूसरा हमने आयन की बात करी, उसकी मोलैलिटी कितनी है M2 और उस पर चार्ज कितना है Z2। तो यहाँ पर आपके ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू हाफ कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या है M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर। अगर दो से ज़्यादा आयन हैं तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जितने तरह के आयन हैं उतने तरह के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे। इक्वल्स टू हमने क्या करा, कॉमन फॉर्मूला या सिंपल शॉर्ट में लिखेंगे हाफ समीशन MIZI स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे काम में लेना है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि NaCl है और NaCl की जो कंसंट्रेशन दे रखी है थ्योरेटिकली वो दे रखी है कि मान लीजिए ये 0.2 m है। क्या दे रखा है कि NaCl जो सॉल्यूशन है वो 0.2 m उसकी मोलैलिटी दे रखी है। तो अब यहाँ पर हम इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालें, तो इसको आप ऐसे समझो कि जब ये Na प्लस और Cl माइनस आयन बनाएगा, क्या बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस आयन। अब आप इसको ऐसे समझो कि जब NaCl हमने स्टार्टिंग में लिया था थ्योरेटिकली तो उसकी मोलैलिटी कितनी थी 0.2। अब मान लीजिए ये 100% आयनाइज हो गया तो सोडियम आयन की संख्या कितनी है 1, मतलब जितने NaCl की संख्या थी उतने ही Na की संख्या है, तो जो मोलैलिटी इसकी थी वही मोलैलिटी इसकी होगी। तो अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि ये 0.2 m है और ये भी क्या है 0.2 m। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आयन की कंसंट्रेशन का आइडिया लगाना है मोलैलिटी का। वो कैसे आप लगाओगे कि स्टार्टिंग में जो मोलैलिटी दी है उसकी अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इनकी संख्या एक एक आ रही है, तो जो मोलैलिटी इसकी है वही मोलैलिटी इसकी होगी। अब हम इसको कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट। अब M1 का मतलब मैंने मान लीजिए जो 1 है वो सोडियम के लिए कह दिया, तो M1 का मतलब सोडियम की मोलैलिटी। तो सोडियम की मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो वहां पर 0.2 m दे रखी है, तो मैं 0.2 लिख देता हूं, m नहीं लिख रहा, ये 0.2 किसके लिए सोडियम के लिए। उसके बाद Z स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर Z का मतलब है इस पे चार्ज कितना है 1 का आप स्क्वायर कर दो। देखिए प्लस माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर होगा तो ओवरऑल प्लस ही आएगा। क्या आएगा, प्लस ही आएगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर के बाद वो प्लस ही आना है। तो आप चाहो तो +1 का स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने क्या लगाया, प्लस का साइन। अब यहाँ पर जितने तरह के आयन है सबके लिए आपको यही चीज करनी है। तो हमने सोडियम के लिए कर लिया, अब बात करते हैं Cl- की। तो Cl- की जो मोलैलिटी है जिसको हम M2 कह रहे हैं वो कितनी है 0.2, तो मैंने लिखा 0.2, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा Z2 स्क्वायर, Z क्या है इस पे चार्ज। अब यहाँ पर आप चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि स्क्वायर में वो प्लस साइन हट जाएगा, तो ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब ओवरऑल कितने तरह के आयन है, 2 ही तरह के आयन है, तो ये 2 आपके बाद ओवरऑल क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.2। आंसर क्या आ रहा है 0.2। अब ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये रह गया 0.2, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये भी रह गया 0.2। 0.2 को आप ऐड करोगे तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 0.2। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करा दिया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लिया मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड। समझने के लिए 0.2 m ही लिखते हैं हम। तो मैंने लिख दिया कि भाई ये 0.2 m है स्टार्टिंग में, जो हमने थ्योरेटिकली लिया, कितना लिया 0.2 m MgCl2 ले लिया। इसके बाद जब आप इसको आयनाइज करोगे तो आयनाइज कैसे हो जाएगा, ये मैग्नीशियम 2 प्लस 2Cl-। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की संख्या उतनी है जितनी MgCl2 की है। इसका मतलब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन और MgCl2 की कंसंट्रेशन को हम बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 0.2, ठीक है, m कह सकते हो आप चाहो तो। देखिए यहाँ पर हमने क्या कह रहे हैं कि शुरू में आपने जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ली उससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा है उसके बाद उससे कितने आयन बन रहे हैं या कितने कैटायन बन रहे हैं, कितने एनायन बन रहे हैं। अगर सेम बन रहे हैं तो कंसंट्रेशन आयन की सेम रखनी है, अगर आयन की संख्या दुगनी है तो डबल करनी है, 3 गुना है तो 3 गुना करनी है। तो हमने क्या कहा कि MgCl2 0.2 m था तो मैग्नीशियम एक ही बन रहा है, तो ये भी 0.2 m है। अब यहाँ पर Cl- की अगर हम बात करें
तो जितना MgCl2 था उसका दुगना Cl- बन रहा है, तो यहाँ पर आप इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.4 m। बात समझ में आ रही है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ये मैंने लिखा इसके लिए I = हाफ ब्रैकेट M1 जो है मैं मैग्नीशियम को लिख देता हूँ, तो M1 जो है वो कितना है 0.2 m, तो मैंने लिख दिया 0.2, ठीक है, इनटू Z का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि Z जो है यहाँ पर चार्ज वो है 2। अब प्लस माइनस का मैंने आपको बता दिया कोई मतलब है नहीं, तो 2 का स्क्वायर कर दो आप, सिंपल 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, प्लस M2Z2 स्क्वायर, M2 कितना है 0.4, ये यहाँ डिफरेंस आ गया तो ये कितना हो गया 0.4 इंटू, अब Z कितना है यहाँ पर 1, तो -1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो मैं -1 का स्क्वायर कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट, ये हो गया 0.2 इंटू 4 प्लस 0.4, ठीक है। इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे आप अगर तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 0.2 इंटू 4 0.8, तो ये हो गया 0.8 प्लस 0.4, तो ये 1.2 हो जाएगा। 1.2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आ जाएगा 0.6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इन दोनों के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप लिमिटेड केस में काम आएगा जब आपको पहले से पता है कि भाई ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ट्राई करना कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा दे रखा है जो यूनिवैलेंट है, क्या है यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट का मतलब क्या होता है कि कैटायन पे भी +1 चार्ज है और एनायन पे भी +1 चार्ज है। तो अगर आपको कोई इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट देता है, जरूरी नहीं NaCl दे, वो यूनिवैलेंट होना चाहिए। तो अगर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है और उसकी आयनिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, मोलैलिटी कितनी दे रखी है, सिंपल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है। तो जैसे मान लीजिए 0.2 दे रखी है, अब वो कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, एक इलेक्ट्रोलाइट देगा और यूनिवैलेंट देगा, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आएगी। अगर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है और केवल एक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा नहीं कि 2-3 इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर दे रखा है, उसकी बात नहीं कर रहा, केवल एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है यूनिवैलेंट, चाहे वो NaCl हो, चाहे KCl हो, चाहे LiCl हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर आप आयनिक स्ट्रेंथ कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जो कंसंट्रेशन दे रखी है वही सेम आ जाएगी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि 0.2 दे रखी है तो I की वैल्यू 0.2 आ जाएगी, 0.6 देता तो 0.6 आ जाती। तो ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, एक तो आपने सॉल्व करके देख लिया, एक आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर यूनिवैलेंट है तो जो कंसंट्रेशन है वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हो एज अ ट्रिक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बाई यूनिवैलेंट की या यूनिबाइवेलेंट की, बाई यूनिवैलेंट और यूनिबाइवेलेंट में डिफरेंस क्या है कि जैसे MgCl2 है तो कैटायन की वैलेंसी 2 है, एनायन की 1 है। ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जिसमें एनायन की 2 हो और कैटायन की 1 हो। एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ पर कैटायन की वैलेंसी 1 है और एनायन की 2 है। तो ये दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक की वैलेंसी 1 हो और दूसरे की वैलेंसी 2 हो। अब वो हो सकता है कैटायन की 1 हो एनायन की 2 हो सकता है कैटायन की 2 हो एनायन की 1 हो, एक ही बात है। तो इस टाइप के अगर इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं आपको, केवल एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा, मिक्सचर नहीं दे रखा, तो वहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ कैसे आएगी। तो आप सिंपल सा ये याद कर लीजिए कि 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना का मतलब क्या है कि अगर कंसंट्रेशन 0.2 दे रखी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो कितना आ जाएगा 0.6। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन के बराबर आ जाएगी, यूनिबाइवेलेंट या बाई यूनिवैलेंट होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन से कितनी हो जाएगी 3 गुना। अब ये आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए AlCl3 है, क्या है AlCl3, और उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए मैंने कहा है 0.2 m, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी आएगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डिबाय हकल ने एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रेशियो निकाला एक्सपेरिमेंटली। देखिए क्या दे रखा है कि अगर हम A/C करेंगे तो ये एक्चुअल में किसके बराबर है, गामा के बराबर।
किसके बराबर है, गामा के बराबर। तो डिबाय-हैकल ने क्या करा कि जो आपके एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रिलेशन है थ्योरेटिकल, उसके हिसाब से उसने गामा निकाला। गामा कहें तो हम गामा प्लस माइनस कह सकते हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब उसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या था कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से आयंस क्या होंगे, पास पास होंगे। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या फिर आप इसको कह सकते हो आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि आयनिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आयंस पास पास होंगे, ये प्लस और ये माइनस। और अगर आयंस पास पास होंगे तो उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा। और अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो आपके जो गामा है, जो आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि डिबाय-हैकल ने क्या करा, एक्सपेरिमेंटली निकाला कि गामा की वैल्यू क्या आ सकती है, जिसको आप गामा प्लस माइनस कह सकते हो, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। मैं सिंपल लिख दिया यहाँ पर A/C इक्वल्स टू गामा। तो उसने क्या करा, एक्टिविटी का और कंसंट्रेशन का रेशो निकाला एक्सपेरिमेंटली। कंसेप्ट क्या था कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आयन पास पास होंगे, क्या होंगे, पास पास होंगे। हिंदी में लिख देता हूँ, पास होंगे। पास होने से क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। और अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से क्या होगा, आयन दूर दूर हो जाएंगे। और अगर आयन दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। और उसकी वजह से गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में जो है वीडियो के मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा, गामा की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, A=γc। अब देखिए गामा हमने कहा है कांस्टेंट है, गामा हमने क्या है, कांस्टेंट कहा है, लेकिन वो कब है, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा मतलब है A=γc। गामा को हमने कहा है एक्टिविटी कोफिशिएंट, लेकिन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है। तो ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मेन आपके पॉइंट पे आ जाते हैं। डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ डायरेक्ट पूछता है फॉर्मूले में कि भाई डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ क्या होता है। फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ रखा है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ रखा है, या न्यूमेरिकल हम कहें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रखा है, और नेट और गेट में भी पूछ रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ होता क्या है। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू क्या होता है। लॉग तो लॉग है ही, लॉग बेस 10 है। गामा प्लस माइनस, गामा आपके क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, इक्वल्स टू माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है। ये आपके मॉड्यूलस का साइन है। मॉड्यूलस का साइन का मतलब अंदर जो भी वैल्यू आएगी, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आपको प्लस में ही लेनी है। z प्लस z माइनस, z प्लस क्या है, कैटायन पे चार्ज कितना है, z माइनस क्या है, एनायन पे चार्ज कितना है। अभी हमने आयनिक स्ट्रेंथ में z काम में लिए थे, तो वो उसका मतलब वही है कि भाई प्लस कितना है और माइनस कितना है। तो हमने क्या देखा, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस ए मॉड्यूलस z प्लस z माइनस रूट आई। अब देखिए हो सकता है कि कहीं जगह पर नोटेशन अलग हो, यहाँ पर आई का मतलब मैंने क्या लिया है, आयनिक स्ट्रेंथ। हो सकता है नोटेशन अलग जगह अलग अलग दे रखे हो, कहीं म्यू दे रखा हो या कुछ और दे रखा हो, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आई का मतलब यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ है। अगर नोटेशन कुछ और दे रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोटेशन वो वाला काम में ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ क्या आ गया, सीधे सीधे लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस ए जेड प्लस माइनस रूट आई। अब यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि अगर आप एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हो और टेम्परेचर आपने कितना ले लिया, 298 केल्विन। क्या दे रखा है कि अगर आप एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हो और टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, तो वहां पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0.509। कितनी दे रखी है, 0.509। अब ये जो वैल्यू है ए की 0.509, ये यहां पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.509 जेड प्लस माइनस मॉड्यूलस में है रूट आई। ये आप नॉर्मली फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में या ऑप्शन के फॉर्म में हो सकता है आपको ये वाला मिल जाए, दोनों आपको याद रखना है। तो फाइनली आपको हो गया डिबाय-हैकल लिमिटिंग लॉ क्या है, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.509, ये हो गया आपके मॉड्यूलस z प्लस माइनस रूट आई। z प्लस माइनस क्या है, कैटायन पे चार्ज, एनायन पे चार्ज,
और रूट आई क्या है यहाँ पर, आयनिक स्ट्रेंथ। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि गामा की जो वैल्यू होती है, जो आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट कहें या मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट कहें, उसकी मैंने आपको रेंज बताई थी 0 से 1। हालांकि 0 तक तो नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी ओवरऑल रेंज की बात करी, तो या तो आप कह सकते हो 1 या उससे कम। सिंपल अगर हम कहें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो कब है, जब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तब गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। अब मेन बात यह है कि नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें या रीजनेबल कंसंट्रेशन की बात करें या सिंपल डाइल्यूट सॉल्यूशन की भी बात करें, तो वहां पर आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी की हम बात करें फॉर्मूले की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि log 1 की वैल्यू कितनी आती है, तो आप क्या कहोगे, 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर मैं किसी भी ऐसी संख्या का log ले रहा हूं, log मैंने कहा मान लीजिए 0.9 का अगर मैं log लूं, तो यहां पर मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि भाई 0.9 का log कितना आएगा। यहां पर सिंपल सा मतलब ये है कि अगर log आप 1 का लोगे तो 0 आएगा, और अगर 1 से कम वैल्यू का अगर आप log लोगे, 1 से कम चाहे कुछ भी हो, चाहे 0.95 हो, चाहे 0.8 हो, चाहे 0.7 कुछ भी हो, वैल्यू नेगेटिव आती है। मेन बात यह है। और अगर आप 1 से बड़ी संख्या का log लोगे या 1 से ज़्यादा जो वैल्यू है उसका log लोगे, तो आपके log जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप log ले रहे हो किसी संख्या का और वो आपके नेगेटिव आ रहा है, अभी आपको पता थोड़ा ना है गामा प्लस माइनस की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप किसी भी संख्या का log ले रहे हो और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से कम है। अब आप यहाँ पर देखो कि z प्लस माइनस मॉड्यूलस में है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आने वाले हैं, और रूट आई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वो आपके वैल्यू जो है वो किस में आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, और यहाँ माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल आप चाहे कुछ भी वैल्यू रखो आयनिक स्ट्रेंथ की, आपके log गामा प्लस माइनस की वैल्यू नेगेटिव में ही आने वाली है। और नेगेटिव में अगर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, 1 से कम है। अब यहाँ पर हमने कहा भाई मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई आप जो है आई को कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आई को कम, और आपने इतना कम कर दिया कि मान लीजिए 0 हो गया, तो 0 होने से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और पूरी टर्म 0 हो गई, इसका मतलब log गामा प्लस माइनस की वैल्यू क्या हो गई, 0 कब होगी, 1 के केस में। मतलब आप आई की वैल्यू को लगभग 0 ही कर दो, 0 कब होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये जो मैंने आपको समझाया उसका मतलब ये था कि फॉर्मूले में माइनस आएगा, ध्यान रखना, गलती से प्लस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर प्लस कर दिया तो किसी भी वैल्यू का log प्लस कब आता है, जब वो 1 से ज़्यादा हो। जबकि मैंने आपको बता रखा है कि आयनिक जो आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट है, चाहे सिंपल एक्टिविटी कोफिशिएंट का हो, चाहे मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का हो, उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है या उससे कम होती है, तो ये आपके माइनस साइन आएगा। अब बाद में क्या देखा गया कि ये जो फॉर्मूला है ये नॉर्मली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, बहुत डाइल्यूट कह सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कह सकते हैं। तो जब रियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, डेविएशन आता है। तो डेविएशन की वजह से ये देखिए मैंने लिख रखा साइड में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर मॉडिफाइड बाय ऑनसेगर एंड डिबाय, तो डिबाय और ऑनसेगर ने देखा कि भाई जो फॉर्मूला आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा, या जो रिजल्ट आ रहे हैं ग्राफ एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहे, तो उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करा। मॉडिफिकेशन क्या करा, log गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.509 z प्लस जेड माइनस रूट आई, यहाँ तो सेम ही है, प्लस सी आई उन्होंने एक्स्ट्रा और जोड़ दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये और ये ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल नॉर्मली नहीं आएगा, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए ये दे रखा है डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ पे जो बेस्ड है वो ग्राफ दे रखा है। तो देखिए ग्राफ किसके बीच में है, log गामा प्लस माइनस और रूट आई, इससे रिलेटेड या इस पे बेस्ड भी आपके आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को देखिए, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स से। किससे कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, लॉग गामा प्लस माइनस जो है वो क्या हो गया y, और m जो है वो आपके क्या हो गया स्लोप, और x जो है वो आपके x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, y जो है वो किसकी जगह आ गया, लॉग गामा प्लस माइनस की जगह, माइनस m जो है उसकी जगह क्या आ गया, माइनस 0.509
मॉड्यूलस z प्लस z माइनस, और x की जगह क्या है रूट आई। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, रूट आई जिसको हम कह रहे हैं आयनिक स्ट्रेंथ, और किसके बीच में है, लॉग गामा प्लस माइनस के बीच में। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, कैसे ये ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप x प्लस में लोगे, किस में लोगे, x को अगर आप प्लस में लोगे तो आपके y की वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप के साथ आएगी। दोनों चीजें, नेगेटिव भी आएगी, स्लोप भी नेगेटिव है। तो यहां पर हमने क्या करा, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर स्लोप नेगेटिव है और साथ के साथ वैल्यू भी आपके नेगेटिव आएगी, क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है। कैसे, मैंने कहा ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। अब जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की भी वैल्यू जीरो होगी, तो मैंने कहा x जीरो है मान लिया, तो ये आपके पॉइंट आ गया यहां पर। अब मैंने कहा मान लीजिए m की वैल्यू है 2, मान लो समझने के लिए, और x की वैल्यू मैंने कर दी 1, तो x की वैल्यू 1 कर दी और m की वैल्यू मान लो 2 है, तो ओवरऑल कितना हो गया, -2 × 1। तो x की वैल्यू अगर आपने +1 ली है, ये मैंने कहा +1, तो y की वैल्यू कितनी आई, -2 × 1, मतलब -2 आ गई। तो ये मैंने कहा -1, ये मैंने कहा -2। तो अब जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप ग्राफ देखोगे अलग अलग बुक में, तो हो सकता है आपको डिफरेंट तरीके से दे रखा हो। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप ग्राफ बनाते हो या कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हो, +x, -x, +y और -y, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये कोऑर्डिनेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एक्चुअल में जो ग्राफ आ रहा है वो इसके बीच में हम ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम जो x ले रहे हैं रूट आई वो तो पॉजिटिव में है, और जो हम लॉग गामा प्लस माइनस ले रहे हैं वो माइनस में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो ग्राफ है एक्चुअल में ये 4th कोऑर्डिनेट में बन रहा है इसमें, इसलिए ये ग्राफ इस टाइप से बन रहा है। दूसरा, इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन वो पूछ रखा है उसने स्लोप के बेस पे कि स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि भाई लॉग गामा प्लस माइनस जो है वो y एक्सिस को बता रहा है, रूट आई जो है वो x एक्सिस को बता रहा है। तो अब जो बच गया वो स्लोप को बता रहा है। क्या बच गया, -0.509 z प्लस z माइनस, ये जो है ये किसके बराबर है, स्लोप के बराबर। किसके बराबर है, स्लोप के बराबर। तो अब वो क्या करेगा कि भाई NaCl के लिए स्लोप क्या होगा, डिबायकल लिमिटिंग लॉ के हिसाब से, KCl के लिए स्लोप क्या होगा, या अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, -0.509 z प्लस z माइनस है। अगर वो NaCl कहेगा तो z प्लस और z माइनस कितने आएंगे, 1 और 1। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो मैंने कहा मान लो एक तो है NaCl, एक मैंने कहा MgCl2 है, और एक मैंने कहा मान लो AlCl3 है। तो तीनों के लिए स्लोप क्या होगा। तो अब आप मुझे बताओ Na और Cl की जब मैं बात करूंगा तो कैटायन पे कितना चार्ज है, +1, एनायन पे कितना चार्ज है, -1। तो ये क्या है, Z प्लस Z माइनस ही तो है। तो यहाँ पर ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो क्योंकि इसमें मॉड्यूलस का मतलब प्लस माइनस से तो मतलब है नहीं, तो 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर NaCl के केस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ लिख देता हूँ, NaCl के केस में स्लोप कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया और ये कितना है, -0.509, ये स्लोप आ गया NaCl के केस में। अब बात करते हैं MgCl2 की। तो MgCl2 के लिए कैटायन जो है वो +2 होगा और एनायन होगा -1। तो यहाँ पर आप क्या करो, एक को +2 कर दो, एक को -1 कर दो। हालांकि प्लस माइनस तो मॉड्यूलस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर जब आप MgCl2 की बात करोगे तो MgCl2 के केस में Z प्लस माइनस की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, -0.509 × 2। अब आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो एक +3 है और एक -1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। तो AlCl3 के केस में स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, AlCl3 के केस में स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.509 × 3।
तो यहाँ पर इस तरीके से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है प्रीवियस ईयर के स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है और कंसंट्रेशन इतनी है या आयनिक एक्टिविटी इतनी है, कुछ भी दे सकता है, तो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर मेन बात यह है कि इस पे और इस पे स्लोप डिपेंड नहीं कर रहा है। स्लोप एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे और इस पे। तो मेनली स्लोप जो डिपेंड कर रहा है वो z प्लस माइनस पे कर रहा है। तो वो आपको इलेक्ट्रोलाइट देगा कि भाई कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो आपको एज ए एग्जाम्पल दे सकता है या वो लिख के दे सकता है, यूनिवैलेंट है, बाई यूनिवैलेंट है, यूनिबाइवैलेंट है, ट्राई यूनिवैलेंट है, इस टाइप से वो लिख के दे सकता है। तो मैंने आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लेके बता दिया कि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये 3 जो लाइन आई है वो 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई है, उसमें से एक हो सकता है NaCl, एक MgCl2 और एक AlCl3 है, तो इनमें से कौन सा लाइन किसके लिए आई है। तो अब आप खुद सोचो कि ग्राफ नेगेटिव है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर हम नेगेटिव को छोड़ दें तो ये इसका स्लोप कम है, इसका उससे ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये 3 इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करने हो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये आपके यूनिवैलेंट के लिए है, ये आपके बाई यूनिवैलेंट के लिए है, ये आपके ट्राई यूनिवैलेंट के लिए, अगर मुझे कहना हो तो। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा कि भाई कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप कम है। स्लोप कम किसका होगा, यूनिवैलेंट का। इसका उससे ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं बाई यूनिवैलेंट का, और इसका उससे ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राई यूनिवैलेंट का। तो यहाँ पर आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।